हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट सिलेबस में हिस्ट्री में ये चैप्टर दिया हुआ है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ? इसका उदय हुआ प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? श्री गुप्त के मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी बना घटोत्कच। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रथम महान शासक कौन था? गुप्त वंश का पहला महान सम्राट कौन बना? वो था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा? 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ इनका विवाह हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? महाधीराज की उपाधि। महाधीराज की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो एक महान सम्राट थे इस वंश के, इन्होंने ही गुप्त संवत की भी शुरुआत की। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। किसने की है? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। और आपके पेट सिलेबस में समुद्रगुप्त के बारे में ही डिटेल में पूछा है। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? 455 ईस्वी में समुद्रगुप्त जो है वो राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त ने किस झील का पुनरुद्धार किया? यानी कि कोई झील थी उसका उद्धार, मतलब कि उसको फिर से साफ सफाई करके उसको अच्छे तरीके से बनवाया। किसने बनवाया? समुद्रगुप्त ने। किस झील का पुनरुद्धार किया? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का। किस झील का? सुदर्शन झील का। ये कई बार पूछा गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का ही उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर 335 ईस्वी में बैठा। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया? 9 शासकों को। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया? 12 शासकों को। आप इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा। यहाँ पूछा है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के और यहाँ पे दक्षिणावर्त के कितने शासकों को? आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया और दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया? 12। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है, हरिसेन ने किसकी रचना की है? जो इनके दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, हरिसेन, इन्होंने किसकी रचना की है? इन्होंने रचना की है इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की। किसकी रचना की है? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का। भगवान विष्णु का उपासक था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक की। किसकी उपाधि धारण की थी? अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता है? दोस्तों, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, आप इसे भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर कब बैठा? 380 ईस्वी में बैठा। चीनी बौद्ध यात्री फाहान किस शासक के काल में भारत आया था? दोस्तों, हर्षवर्धन के काल में चीन का यात्री वेनसोंग भारत आया था और इनके काल में, मतलब कि ये चंद्रगुप्त के शासन काल में फाहान भारत आया था। कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। किस पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे?
शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। दोस्तों यहाँ से एक ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि चांदी के सिक्कों की शुरुआत किन शासकों ने की थी? किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका अधिकारी हुआ कुमारगुप्त प्रथम। कौन हुआ? कुमारगुप्त प्रथम। इसी को गोविंद गुप्त भी कहा जाता है, कुमारगुप्त प्रथम को ही। कुमारगुप्त प्रथम राजगद्दी पर 415 ईस्वी में बैठा। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? सौराष्ट्र का गवर्नर स्कंदगुप्त ने किसे नियुक्त किया? पर्णदत्त को नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में शुरू हो गया? दोस्तों हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में शुरू हो गया। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वो था भानुगुप्त। इसका मतलब इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना करने वाले थे चंद्रगुप्त प्रथम और इसका अंतिम शासक था भानुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी देश। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी और गुप्त साम्राज्य की दूसरी प्रादेशिक इकाई थी भुक्ति यानी कि प्रांत। जैसे कि हर्षवर्धन के समय में इसको भुक्ति को प्रांत मतलब कि प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। गुप्त वंश में देश के शासक को कहते थे गुप्ता। गुप्त वंश में देश के शासक को गुप्ता कहते थे। गुप्त वंश में भुक्ति के शासक को कहते थे उपरीक। और भुक्ति के नीचे कौन सी प्रशासनिक इकाई होती थी? विषय। भुक्ति के नीचे यानी कि प्रांत के नीचे जो इकाई होती थी उसे विषय कहते थे और विषय का जो प्रमुख होता था उसे विषयपति कहते थे। पुलिस विभाग का अधिकारी। दोस्तों गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग का अधिकारी क्या कहलाता था? दंडपाशिक कहलाता था। मतलब कि ये अपराध के बदले मतलब कि कोई अपराध करता था तो उसको दंड देता था, मतलब चोरों को अपराधियों को दंड देता था, इसीलिए इसको दंडपाशिक कहा जाता था। आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता है? जैसे नहीं होता है कि थोड़ा नीचे जो थोड़ा जैसे कि हवलदार हो गया, जो थोड़े लो होते हैं उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था चाट एवं भाट। क्या? चाट एवं भाट। मतलब कि ये रिश्वत लेते हैं, पैसा चाटते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं आप, छोटी सी ट्रिक है, फनी सी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम यानी कि गांव। प्रशासन, ग्राम प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता था? ग्राम सभा द्वारा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और इसका संचालन ग्राम सभा द्वारा होता था और इसका जो मुखिया था वो क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई मतलब जब गांवों का समूह होता था, मतलब नहीं होता 2-4 गांवों का समूह, उसको क्या कहा जाता था? उसको पेट कहते थे। क्या कहते थे? पेट कहते थे। गुप्त शासन में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किसमें है? कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में। किसमें है? कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में। दोस्तों ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे लगा लीजिएगा क्योंकि ये तगड़ा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/4 या फिर 1/6। ये गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी। कृषि करने योग्य भूमि को कहा जाता था क्षेत्र। जिस पर कृषि होती थी उस भूमि को क्षेत्र कहा जाता था और वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। मतलब जहाँ पर वो लोग खेती करते थे उसको क्षेत्र बोलते थे और जहाँ पर रहते थे उसको वास्तु बोलते थे। पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह कहा जाता था। जहाँ पर कृषि करते थे वो क्षेत्र होता था, जहाँ पर रहते थे वो वास्तु होता था, जहाँ पर उनके पशु चरते थे वो चारागाह भूमि कहलाती थी। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी वो क्या कहलाती थी? जैसे आज के समय में ना जो बंजर होती है, जो मतलब पथरीली होती है, थोड़ी सख्त होती है, जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता, तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती वो कहलाती थी खिल्य कहलाती थी, खिल्य। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी वो क्या कहलाती थी? जंगली भूमि को कहते थे अपरहद। गुप्त काल में जंगली भूमि को अपरहद कहते थे। सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था? रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग उस समय में सिंचाई के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता था श्रेणी के प्रधान को। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? वो था उज्जैन। उज्जैन से ही ज्यादातर व्यापार होता था गुप्त काल में।
सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस शासकों ने जारी किया? गुप्त राजाओं ने। सबसे अधिक जो सोने के सिक्के थे वो किन शासकों ने जारी किए? तो गुप्त राजाओं ने ही सोने के सिक्कों को जारी किए थे। दोस्तों ये पार्ट 1 था गुप्त साम्राज्य का। पार्ट 2 आपको जल्दी ही मिल जाएगा, यानी कि आपको कल मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।